तो चलिए एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जिसने भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट बनाया, फिर लगभग सब कुछ गंवा दिया और उसके बाद एक जबरदस्त वापसी की। जी हाँ, ये कहानी है एथर एनर्जी की। और यही वो सवाल है जो सबके मन में आता है। सोचने वाली बात है ना। एक कंपनी जो एक पूरी इंडस्ट्री की शुरुआत करती है, वो उसी दौड़ में लगभग गायब कैसे हो गई? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2013 के आसपास। उस वक्त एक तरफ ज्यादातर कंपनियां थीं जो चीन से सस्ते ईवी पार्ट्स मंगाकर उन्हें बस जोड़कर बेच रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एथर था जो एक बिल्कुल अलग और सच कहें तो बहुत मुश्किल रास्ता चुन रहा था। उनका मकसद सिर्फ स्कूटर बेचना नहीं था, उनका मकसद था भारत में भारत के लिए कुछ बनाना। और ये सब शुरू हुआ एक कॉलेज कैंपस से, आईआईटी मद्रास। वहां दो स्टूडेंट्स ने बेहतर बैटरी बनाने का सपना देखा, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि असली प्रॉब्लम सिर्फ बैटरी में नहीं है, प्रॉब्लम तो पूरे के पूरे स्कूटर में थी। जरा सोचिए, 5 साल और 50 से भी ज्यादा 55 अलग अलग प्रोटोटाइप्स। जब बाकी सब बाजार में बस घुसने की जल्दी में थे, एथर एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में लगा था। उनका लक्ष्य सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्कूटर बनाना था जो पेट्रोल वाले स्कूटर्स को भी कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन इस परफेक्शनिज्म की, इस जुनून की एक कीमत थी, और वो कीमत बहुत बड़ी थी। शुरुआती दिनों में एक स्कूटर बनाने की लागत 5 लाख रुपए आ रही थी। जी हां, 5 लाख। तो सोचिए, आप 5 लाख की चीज बना रहे हैं और उसे बेचना पड़ रहा है सिर्फ 1.25 लाख में। जाहिर है हर स्कूटर पर कंपनी को भारी भरकम नुकसान हो रहा था। फंडिंग के भरोसे काम तो चल रहा था, लेकिन यह मॉडल ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। इसीलिए वो जानबूझकर डेलिब्रेटली महीने में सिर्फ 200 स्कूटर बना रहे थे, क्योंकि ज्यादा बनाने का मतलब था और ज्यादा पैसा डुबाना। और जब एथर अपनी इन मुश्किलों से जूझ ही रहा था, तभी मार्केट में एंट्री हुई बड़े बड़े प्लेयर्स की, और उन्होंने उस बाजार पे कब्जा करने की तैयारी कर ली जिसे बनाने में एथर ने इतनी मेहनत की थी। अब देखिए, एथर के सामने हर तरफ से चुनौती थी। एक तरफ थे ओला, टीवीएस और बजाज जैसे दिग्गज, जिनके पास सस्ता प्रोडक्ट था, बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता थी और जबरदस्त मार्केटिंग का बजट था। ऊपर से उन्हें सरकार की पीएलआई स्कीम का भी फायदा मिल रहा था, जिसके लिए एथर एलिजिबल ही नहीं था। तो उस वक्त देखकर ऐसा ही लग रहा था कि गेम ओवर हो गया। एक शानदार शुरुआत के बाद एथर की कहानी मानो खत्म होने वाली थी। बाजार उन्हें पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जहां सब सिर्फ सेल्स के आंकड़ों के पीछे भाग रहे थे, वहीं एथर पर्दे के पीछे चुपचाप अपनी वापसी की एक मजबूत नींव तैयार कर रहा था। और ये थी उनकी 5 पॉइंट प्लान। तो क्या था ये प्लान जिसने सब कुछ बदल दिया? ये 5 रणनीतियां थीं जिन्होंने एथर का भविष्य तय किया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, सिर्फ स्कूटर मत बेचो, एक पूरा इकोसिस्टम बनाओ। मतलब उन्होंने सेल्स सेंटर से ज्यादा सर्विस सेंटर पर ध्यान दिया, अपना खुद का चार्जिंग नेटवर्क बनाया जिसे वो एथर ग्रिड कहते हैं, और इतना ही नहीं, एक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लाए, जिसे कमाल की बात यह है कि 85% ग्राहक अपनाते हैं। दूसरी रणनीति, रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस। और यहां एक ऐसी बात है जो आपको हैरान कर देगी। एथर अपने प्रॉफिट का नहीं, अपने रेवेन्यू का, यानी कुल कमाई का 15% हिस्सा R&D में डालता है। सीधे शब्दों में कहें तो हर 7 रुपए की बिक्री में से 1 रुपया सीधा इनोवेशन पर खर्च होता है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर, एक ऐसा प्रोडक्ट जो भारत को समझता हो, और वो था रिजर्ता स्कूटर। ये था एथर का एक्टिवा मूवमेंट, एक किफायती फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर, बड़ी सीट, ज्यादा स्टोरेज, मतलब वो सब कुछ जो एक आम भारतीय परिवार को चाहिए। इसने वाकई में पूरा खेल बदल दिया। चौथा कदम था पैसा, यानी कैपिटल। मई 2025 में वे एक आईपीओ लाए, लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट था। ज्यादातर पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने में नहीं, बल्कि कंपनी को और बड़ा बनाने में लगाया गया। नई फैक्ट्री के लिए और ज्यादा R&D के लिए, और हां, पहली बार मार्केटिंग के लिए भी एक अच्छा खासा बजट रखा गया। तो ठीक है, प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या इसका कोई फायदा हुआ? आखिर में नतीजे क्या कहते हैं? इन आंकड़ों को देखिए। मार्च 2020 में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस मार्जिन -523% था। इसका मतलब यह है कि 100 रुपए का सामान बेचने के लिए कंपनी 623 रुपए खर्च कर रही थी। सोच सकते हैं? और मार्च 2025 तक यह आंकड़ा घटकर सिर्फ -26% पर आ गया। यह दिखाता है कि कंपनी अब प्रॉफिट कमाने के बहुत करीब है।
और इन सब का नतीजा, वो कंपनी जो एक जमाने में साल में बस कुछ हजार स्कूटर बेच पा रही थी, आज भारत के टॉप 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेयर्स में से एक है। ये है असली कमबैक। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली, क्वालिटी और कस्टमर पर फोकस करना लंबे समय में हमेशा फायदा देता है। दूसरी, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिना मार्केटिंग के वो ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा। और तीसरी, सबसे बड़ा इनोवेशन ग्राहक की ज़रूरतों को सुनने और समझने से ही आता है। और आखिर में एथर की ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। क्या ईवी क्रांति का असली मतलब सिर्फ सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने की दौड़ जीतना है, या फिर एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद इकोसिस्टम बनाना है जो आने वाले कई सालों तक ग्राहकों का साथ दे? सोचिएगा जरूर।